गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जैसा कि आपको पता है कि आज हम एक एमसीक्यू सेशन अपलोड किए हैं और जस्ट बाद मॉडर्न हिस्ट्री का ये सेशन, एक सेशन हम कर चुके हैं। ये दूसरा सेशन है किसका? मॉडर्न हिस्ट्री का, है ना। थियरी सेशन कंप्लीट कराएंगे आपको मॉडर्न हिस्ट्री का, एंशिएंट और मेडिवल और वर्ल्ड का और आर्ट एंड कल्चर का, ये कोशिश है ना। तो देखो लास्ट जो हमारा एक सेशन हुआ था उस सेशन में हमने यही बात करी थी। देखो मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से शुरू होता है वो सारी बातें कर चुके थे, लेकिन हम जो स्टार्ट कर रहे थे वो अराइवल ऑफ यूरोपियन से कर रहे थे, यूरोपियों के आगमन से, है ना। तो उस सेशन में हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे, ध्यान से सुनना। उस सेशन में हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि सर जो अराइवल ऑफ यूरोपियन थे या जो यूरोपियन कंपनीज थी वो यूरोपियन कंपनीज इंडिया क्यों आई। ध्यान से कॉन्सेप्ट के लिए क्लास कर लेना, है ना। वो भारत क्यों आई, भारत क्यों आई, इसके लिए दो चीज़ें थी। एक तो यूरोप की पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रही होगी और दूसरा भारत की पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रही होगी। इन्हीं दोनों कारणों को लेकर वो कंपनी कहाँ आ रही है? भारत आ रही है ना। तो ये दोनों चीज़ें हम प्रीवियस सेशन में या प्रीवियस क्लास में समझ चुके हैं। ठीक है सर, आज का सेशन इससे आगे, और इससे आगे क्या है इसके बारे में सुनना, देखना सर ध्यान से। हमने आपसे कहा कि सर भारत आने की कंडीशन हमें पता चल गई। यूरोपीय या यूरोपियन कंपनी ये भारत आने का रीज़न तो हमें पता चल गया प्रीवियस क्लास से। जिन्होंने जो फर्स्ट क्लास देखेंगे वो प्रीवियस देख लेना, है ना। लेकिन अब हम ये देखेंगे सर कि जो न्यू एंट्री भारत में से शुरू हुई कब के बाद, तो सर आफ्टर 15 सेंचुरी, है ना। 15 सेंचुरी से जो न्यू एंट्री इंडिया में शुरू हुई वो न्यू एंट्री कौन थे? तो वो यूरोपियन कंपनी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बनता है कि सर इनके भारत आने के बड़े कारण क्या थे, इसको एक बार हमें थोड़ा सा बता भी तो दो। तो चलो जो उस दिन बताया उसी को थोड़ा और डिटेलिंग कर लेते हैं ना। तो भारत आने का रीज़न क्या था, कारण क्या था, रीज़न फॉर द अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनी इन इंडिया क्या था, इसको समझेंगे। तो इसके बड़े कारण हम ज़रा यहाँ पे देखेंगे। देखो पहला कारण तो यही है ना जो प्रीवियस क्लास में हमने बात करा था कि सर डिक्लाइनेशन ऑफ, याद करो, डिक्लाइनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, याद आ रहा है क्या? इसका मीनिंग ये है कि सर कुस्तुनतुनिया का पतन हो जा रहा है। धर्म युद्ध आपको याद आ रहा है क्या? 1453 वाला धर्म युद्ध, है ना। तो ये एक बड़ा कारण। अच्छा इसी को देखो, इसका मीनिंग ये है कि कुस्तुनतुनिया के पतन हो जाने का मतलब ये है कि सर पूर्वी रोमन साम्राज्य, ईस्टर्न रोमन अम्पायर का क्या हो गया? पतन हो गया। क्यों? क्योंकि कुस्तुनतुनिया रोमन अम्पायर की क्या थी? एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज़ थी या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल थी, है ना। तो एक बड़ा कारण तो ये रहा। अच्छा दूसरा बड़ा कारण क्या रहा सर? तो दूसरा बड़ा कारण ये रहा कि यूरोप में क्या हो चुका है? तो यूरोप में रेनेसां हो चुका है। क्या हो चुका है? रेनेसेंस हो चुका है। इसका मीनिंग है पुनर्जागरण हो चुका है। और पुनर्जागरण का मतलब क्या है इसको समझ लो थोड़ा सा। पुनर्जागरण का मतलब ये है कि मेडिवल टाइम में क्या हुआ, वहाँ चर्च से सिस्टम ने, धार्मिक व्यवस्था ने, पोप ने वहाँ के लोगों के सामाजिक राजनीतिक जीवन पर वर्चस्व स्थापित कर लिया। लेकिन इसी को 13 to 15 सेंचुरी में एक बड़ा मूवमेंट क्रिएट हुआ और उसी मूवमेंट को पुनर्जागरण नाम दिया गया, जो बेसिकली इटली से स्टार्ट हुआ और पूरे यूरोप में स्प्रेड आउट हो गया। ठीक है। अच्छा अब इस चीज़ को देखो सर, आप इस वर्ड को ध्यान देना, है ना। एक वर्ड मैं आपको बता देता हूँ, इस वर्ड को ध्यान देना। पुनर्जागरण के वर्ड का नाम या वर्ड यूज किसने किया है? तो इटालियन एक राइटर है, लेखक है, जिसका नाम है वैसारी, है ना। चलो तो पुनर्जागरण में सर क्या हुआ, मेजर चीज़ें तो बता दो। तो मेजर चीज़ें देखना, सबसे पहले ये हुआ कि पहले धर्म ये कंट्रोल कर रहा था कि जो धर्म चाहेगा, जो पोप चाहेगा वही इंसान कर सकता है। इसका मीनिंग ये था कि ह्यूमन की सारी डिग्निटी का सेंटर, सारे डेवलपमेंट का सेंटर चर्च सिस्टम था। लेकिन रेनेसा होने से हुआ क्या, तो ह्यूमनिज्म को, मानवतावाद को प्रमोशन मिला। क्या मिला सर? मानवतावाद को प्रमोशन मिला। ठीक है।
दूसरी चीज़, अब मानव जो सोचेगा वो करेगा, तो सर मानव साइंटिफिक इन्वेंशन भी तो करेगा ना, पढ़ेगा लिखेगा वैज्ञानिक आविष्कार करेगा, है ना। तो मानव ने वैज्ञानिक आविष्कार करना शुरू कर दिया। आगे चलकर अपने रिलीजन में रिफॉर्म भी करेगा, तो धार्मिक सुधार आंदोलन या धार्मिक आंदोलन भी दिखाई देंगे, है ना। तो सर एक चीज़ देखो कि सबसे बड़ी बात ये थी कि मानव जो सोच सकता है वो कर सकता है। दूसरी चीज़ें साइंटिफिक इन्वेंशन भी आ गए। और तीसरी जो बड़ी चीज़ें थी, डिक्लाइनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से क्या हो गया, तो इससे एक बड़ी झटका लगी। और वो बड़ा झटका क्या था कि सर इटली के पास जो एक एरिया है मेडिटेरियन सी का, ये मेडिटेरियन सी रूट जो है वो डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि यहाँ पर इस्लाम ने कंट्रोल कर लिया। तो सर भूमध्य सागरीय मार्ग जब व्यापार बाधित हो गया, ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागरीय मार्ग, कौन सा मार्ग, व्यापारिक मार्ग, है ना। तो भूमध्य सागरीय व्यापारिक मार्ग जब बाधित हो गया, तो फिर इनको लगा कि भाई हम तो नए मार्गों की खोज कर ही सकते हैं। और इसी सेंस में इन्होंने क्या किया, डिस्कवरी ऑफ न्यू रूट्स किया, डिस्कवरी ऑफ न्यू रूट्स या नए मार्गों की खोज। इसी में आप पढ़ते होंगे कि एक तरफ कोलंबस जैसे लोग अमेरिका पहुंच रहे हैं, और एक तरफ 1498 में वास्को द गामा इंडिया पहुंच रहा है। क्लियर है। तो अब यहाँ से आप इस चीज़ को समझना सर कि अब जैसे देखो क्या है, बड़ी चीज़ है कि आपको देखो, आपको रोड पे नहीं चलना है, आपको भारत के रूट का पता लगाना है। तो इसके लिए खतरे भी तो बहुत हैं, आपको सी रूट्स में चलना है, बहुत से विंड का डायरेक्शन नहीं पता हो, है ना, फिर स्पीड किस स्पीड से चलना है ये नहीं पता है, या और भी कोई भी क्लाइमेटोलॉजी वाली कोई भी अगर ज्ञान नहीं हो, तो कितने लोग मर भी तो जाएंगे, और मरे भी बहुत सारे लोग आए। स्पेन इसमें सबसे ज़्यादा इसका कंट्रीब्यूशन रहा, लेकिन स्पेन के लोग बहुत मरे भी। और फाइनली एक पोर्टुगीज़ ट्रैवलर जिसका नाम है क्या, वास्को द गामा। क्या नाम है सर, वास्को द गामा। ये भारत पहुंचने में सफलता इसने प्राप्त कर ली। कहाँ पहुंचने में, भारत पहुंचने में इसने सफलता प्राप्त कर ली। हालांकि वास्को द गामा के पहले बहुत सारे लोग भी आए। तो पहला अटेम्प्ट जिसने लिया 1487 में पोर्टुगीज़ ट्रैवलर ने, जिसका नाम था बार्थलोम्यू डियाज। क्या नाम था सर, बार्थलोम्यू डियाज नाम था। और इस बार्थलोम्यू डियाज ये भारत का तो पता नहीं लगा पाया, ये बीच रास्ते से वापस लौट गया। तो प्रथम प्रयास कहा जाए तो बार्थलोम्यू डियाज का होगा। लेकिन इसके बाद की जो यात्रा रही वो 1498 में किसकी रही, वास्को द गामा की। और वास्को द गामा का नाम इसलिए भी बड़ा है क्योंकि वास्को द गामा ही एक ऐसा पर्सन रहा जिसने ट्रेड रिलेशन इस्टाब्लिश किए। ध्यान से सुनना सारी बातें। जिसने क्या किया, वास्को द गामा ने कहाँ से चलकर भाई, तो यूरोप से चलकर, पोर्टुगल से चलकर, पुर्तगाल से चलकर, वो क्या हो रहा है सर, तो पुर्तगाल से चलकर वो फाइनली कहाँ पर, तो फाइनली अब देखो, तो फाइनली वो अफ्रीका होते हुए, कहाँ होते हुए सर, अफ्रीका होते हुए, है ना। थोड़ा मैप वैप मुझे थोड़ा कम आता है, तो आता क्यों नहीं है, मैं मन नहीं देता हूँ क्योंकि काम चल जाता है अपना, है ना। तो सर वास्को द गामा फाइनली क्या हुआ, ये जो एक एरिया है इसी का नाम है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, ये जो कॉन्टिनेंट है इसका नाम है अफ्रीका। तो केप ऑफ गुड होप होते हुए फाइनली ये कहाँ पहुँच रहा है, तो ये पहुँच रहा है कालीकट। कहाँ पहुँच रहा है, कालीकट। अच्छा एक बड़ी बात आप समझना थोड़ा सा कि सर कालीकट ये पहुँच तो रहा है, ठीक बात है, लेकिन किसके लिए पहुँच रहा है, तो आप यही कहोगे ना सर कि सर ये तो ट्रेड रूट का पता लगाने के लिए पहुँच रहा है। तो जब ट्रेड रूट का पता लग गया, जब वो कालीकट पहुँच गया, इसका मतलब ट्रेड रिलेशन क्या हो गए, ट्रेड रिलेशन डेवलप हो गए, विकसित हो गए। किसके बीच सर, किसके बीच, तो भारत पड़ता है ईस्ट में
यूरोप पड़ता है वेस्ट में, तो ट्रेड रिलेशन किसके बीच विकसित हो गए, तो वेस्ट टू ईस्ट में। ठीक है, चलो अब इस बात को समझना सर। अब वो कालीकट पहुंचा तो दो डेट आता है, 17 मई और 20 मई। अब 20 मई को ज़्यादा रेलेवेंट मानना है ना। तो 20 मई 1498 को वो कालीकट पहुंचा और वहाँ के जो एक उपाधि है राजा की, जमोरिन, उसने क्या किया, वेलकम किया। ठीक है, वेलकम किसका किया, वास्को द गामा। अच्छा, जब ये आ रहा था वास्को द गामा, तो यहाँ पे ये रूट थोड़ा सा क्या हो गया, ये खो गया कि इसको डायरेक्शन ही नहीं समझ में आया। और जब डायरेक्शन नहीं समझ में आया तो एक का पायलट था गुजरात का पायलट था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। क्या नाम था सर, अब्दुल मजीद। इसी ने मदद करी किसकी, वास्को द गामा की, कहाँ तक पहुँचने में, कालीकट तक। क्लियर है। अब सोच कर देखो सर, अब एक ट्रेड रिलेशन डेवलप हो गया एक पुर्तगाली यात्री के द्वारा। तो सबसे पहले वो यहाँ से जब वापस आएगा यूरोप में अपने देश में, तो सबसे पहले पता तो पुर्तगाल को ही चलेगा। और जब पुर्तगाल को चलेगा तो पुर्तगाल की पॉलिटिकल सिचुएशन या पॉलिटिकल कंडीशन अगर फेवर में होगी तो पोर्टुगल पहली बार इंडिया आएगा, है ना। तो इसी सेंस में एक पोर्टुगल या पुर्तगाल का एक प्रिंस है जिसका नाम क्या है सर, हेनरी नेविगेटर। हेनरी नेविगेटर, ठीक है। इसी हेनरी नेविगेटर ने क्या किया, तो इसी हेनरी नेविगेटर ने आगे चलकर अब भारत के पहले अपने कंट्री में पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट कर दी। अच्छा, कंट्री है पोर्टुगल, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों, एक कंपनी है जो कहाँ जाएगी, देखना ध्यान से, कंपनी है जो कहाँ जाएगी, इंडिया में जाएगी। इंडिया यूरोप से किस साइड पड़ता है, ईस्ट साइड, इसीलिए नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सा कंट्री है, तो पोर्टुगल है। समझ रहे हैं। तो अब यहाँ से ये अब धीरे धीरे ये सिस्टमेटिक फॉर्म लेंगे, लेकिन उसके पहले फिर से वही बात कि सर ठीक है, आपका ये डाउट हो सकता है मेरे से कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ट्रेड रूट डेवलप हो गया, फाइंड आउट हो गया, लेकिन क्या ये ज़रूरी है क्या कि वास्को द गामा बेनिफिट ही कमाया हो, है ना। क्योंकि बिना बेनिफिट के ट्रेड एंड कॉमर्स पॉसिबल ही नहीं है। तो इसकी जर्नी को समझ लेते हैं, किसकी, वास्को द गामा की, वास्को द गामा की। ठीक है। अच्छा, वास्को द गामा कब आया, पहला पॉइंट, तो सर 20 मई 1498 कहाँ आया, कालीकट अराइव्ड। ठीक है, चलो। अच्छा, जब ये आएगा तो आप इस बात को बताओ कि ये बिजनेस करेगा, है ना। तो बिजनेस किसका कर रहा है सर, तो ये काली मिर्च का कर रहा है, मसाले का कर रहा है, ब्लैक पेपर का कर रहा है। ठीक है। और ब्लैक पेपर का ये क्या कर रहा है सर, बिजनेस कर रहा है। और जब ये अपने देश ले जा रहा है तो 60 टाइम्स मोर बेनिफिट कमा रहा है। कौन, मतलब आप इस बात को ऐसे समझो, 1 रुपये अगर केजी ब्लैक पेपर ले गया हो तो अपने देश जाकर 60 रुपये केजी मुनाफा कमाया हो। समझ रहे हो, इतना बड़ा मुनाफा तो आज कहीं मिलता भी नहीं है ना। तो सर बड़ी चीज़ ये है कि अब ये 1498 में जाकर 60 टाइम बेनिफिट्स कमा गया। अच्छा, एक बार बेनिफिट्स कमाया तो फिर दोबारा भी तो आएगा। तो 1502 में फिर से वो केम टू इंडिया, है ना। और अब देखो सर, बार बार वो आएगा, क्यों, क्योंकि लालच बुरी बलाए है। तो 1524 में फिर से वो इंडिया आया। और इंडिया आया कौन से टाइम, तो तीसरी बार, थर्ड टाइम वो इंडिया आया। ठीक है। और यहीं पर 1524 में इसकी क्या होगी, डेथ हो गई। 24 दिसंबर 1524 में केरला में इसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है। अच्छा, इस बात को भी समझना है हमें कि सर ये आया, तो अब वास्को द गामा की अगर जर्नी अगर हम समझने की कोशिश करें तो इस जर्नी में दो बातें हमें समझना पड़ेगा यहाँ पर। और वो दो बातें सिर्फ ये हैं कि एक तो इसने
एक तो इसने क्या किया, अच्छा मैं ना बहुत सारी चीज़ों पे ऊपर बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि देखो ऑनलाइन में किसको कौन सी बात बुरी लग जाए, है ना, कौन कौन इंसान कौन सा परसेप्शन लेकर बैठा है कोई नहीं जानता है। लेकिन आप इस चीज़ को देखना, मैंने बहुत सारे मतलब अब चूंकि मैं इस फील्ड में हूँ तो मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का नोट्स भी देखते रहता हूँ, मैं मतलब बुक्स भी देखते रहता हूँ। तो कुछ लोग आपको देखना, आपको वो क्या करेंगे, बहुत मैं टॉप इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ। अब जैसे मैं मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स देख रहा था एक जगह पीडीएफ, तो उन्होंने ऐसा नोट्स दिया है, उन्होंने सारी चीज़ें जानकारी भर दी है, सारी A to Z जानकारी, है ना। और उसको थोड़ा पिक्टोरियल फॉर्म में कर दिया है, ग्राफिकल फॉर्म में कर दिया है कि बच्चा को इंटरेस्ट है। लेकिन बच्चा शुरू में तो देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन बच्चा जब पढ़ने जा रहा है तो उसे बोरिंग लग रहा है। तो इसका मीनिंग आप समझ रहे हो, इसका मीनिंग ये है कि आपको कंटेंट देकर आपके दिमाग को जाम कर देना, मतलब आप उधर से कोई क्वेरी जनरेट ही नहीं कर पाओ। भैया अगर कंटेंट की दुकान लेकर हम दिमाग में चलेंगे तो हम यूपीएससी कैसे क्लियर कर पाएंगे। यूपीएससी तो हमें थिंकिंग प्रोसेस को लेकर आगे बढ़ना सिखा रही है, लेकिन यहाँ पर कोचिंग इंडस्ट्री आपको बहुत कहानी ख़राब कर दे रहा है। इस चीज़ को आप समझना होगा आपको, है ना। तो कंटेंट की दुकान नहीं खोलनी है, थिंकिंग प्रोसेस को बड़ा करना है। अब सोचो तुम्हारे पास स्पेक्ट्रम जैसी किताबें हैं, बिपिन चंद्रा जैसी किताबें हैं, BL ग्रोवर जैसी किताबें हैं, लेकिन तुम क्या पूरा समझ पाए क्या आज तक, बताओ, नहीं समझ पाए ना। तो नहीं समझ पाए इसीलिए तो लाखों की फ़ी दे रहे हो ना कोचिंग में। क्यों दे रहे हो, इसका सिर्फ एक ही मीनिंग है ना भाई, और मीनिंग वो है कि सर हमें प्रोसेस समझ में आ जाए कि कैसी चीज़ें चल कैसे रही हैं, और उसी प्रोसेस को समझाने के बजाय फिर से इंडस्ट्री क्या कर रही है, फिर से आपको कंटेंट अलग वे में दे रही है। तो सर कैसे समझ पाएंगे हम, समझ रहे हो। तो अपन ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा सा आप समझना। अब एक चीज़ देखो सर, वास्को द गामा की दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट लगी। वो दो बातें क्या आपको ध्यान रखना है, एक तो इसने ट्रेड रूट फाइंड आउट किया, है ना, पता लगाया, पहली चीज़। दूसरी बात, यूरोपियन को, पोर्टुगीज़ को यह एहसास दिलाया कि भारत जाओ, और भारत जाकर 60 टाइम्स से ज़्यादा बेनिफिट तुम्हें मिलेगा। तो सर सबसे पहले दौड़ती हुई जो कंपनी आएगी उसी का नाम होगा पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों, इसकी स्टोरी हम इधर बता चुके हैं, देखो यहाँ पर, समझ रहे हो। तो पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ गई, और भारत आई तो उसके पहले आप इस बात को भी समझ लेना थोड़ा सा कि सर जब वो भारत आई तो कंपनी जब भारत आ रही है तो सिस्टमेटिक वे में आ रही है, और सिस्टमेटिक वे में आ रही है तो उसके अपने क्या होंगे, ऑफिसर भी होंगे, जनरल भी होंगे, गवर्नर भी होंगे। तो कुछ प्रोमिनेंट गवर्नर्स या प्रोमिनेंट पोर्टुगीज गवर्नर रहे। अच्छा ये गवर्नर ध्यान देना सर, ये गवर्नर सिर्फ कागजी हिसाब किताब नहीं रखते थे, ये सर वेल कमांडर भी थे, ध्यान देना सर, ये वेल कमांडर भी थे, है ना। और ये कि अच्छा डिप्लोमेट्स भी थे, और एक अच्छा ट्रेडर्स भी थे, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है ना। तो हमें जो हिस्ट्री में जो तीन जानकारी मिलती है कि कितने गवर्नर जनरल आए इंडिया, तो उसका नाम है फ्रांसिस, पहला है जिसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्मेडा 1505 टू 1509। दूसरा है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, है ना, अल्फांसो अल्बुकर्क, है ना। तो ये दूसरा है, इसका कार्यकाल कब होगा सर, 1509 से 15। फिर उसके बाद एक जानकारी मिलती है नीनो डी कुन्हा। अच्छा यहाँ थोड़ा सा समझ लो, नीनो डी कुन्हा। तो नीनो डी कुन्हा के बारे में बात करें तो 1529 से 38। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर इसके बीच का गैप कहाँ है, इसके बीच का गैप, तो इसके बीच के गैप में क्या कंपनी इंडिया में ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं कर रही थी, बिल्कुल कर रही थी। कंपनी का कोई ऑफिशियल, ध्यान से समझना, कंपनी अभी तक जो जानकारी प्राप्त है उसके अनुसार बता रहे हैं, कभी कंपनी का कोई ऑफिशियल गवर्नर इस समय मौजूद नहीं था। इसका मीनिंग ये हो सकता है कि कंपनी अपने ऑफिसर के थ्रू क्या कर रही होगी, ट्रेड एंड कॉमर्स कर रही होगी, या कंपनी के वहाँ की जो पॉलिटिकल सिचुएशन होगी पोर्टुगल की, वो डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व होगी, समझ रहे हो। और इसके बाद एक नाम आता है जिसका नाम है नीनो डी कुन्हा, ठीक है।
तो कल से हम स्टार्ट करेंगे गवर्नर जनरल इंडिया कैसे आए, और इंडिया जब वो आए तो इंडिया आकर उन्होंने कौन सी पॉलिसी लागू करी। जैसे आपने सुना होगा ब्लू वाटर पॉलिसी सुना होगा आपने, है ना, मैरिज अलायंस पॉलिसी सुना होगा आपने, बहुत सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। ये भी देखेंगे कि उनका पहला कंट्रोल, वो ट्रेड करने आए तो, लेकिन उनका ट्रेड कंट्रोल कहाँ रहा। उसके बाद देखेंगे कुछ उनकी पॉलिसी है जैसे कार्टेज आर्मेडा पॉलिसी मेथड, वो क्या है। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे कल के सेशन में। हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। हमारे इस सेशन को पॉकेट कॉन्सेप्ट का नाम हमने दिया है। तो इस पॉकेट कॉन्सेप्ट को सर आप सिर्फ समझने के लिए पढ़ना, फैक्चुअल चीज़ें के लिए नहीं पढ़ना सर, है ना। क्योंकि अपन ठीक है, हम भी पढ़ाते हैं, हमें भी पढ़ाना है, हमें भी अपना घर चलाना है, लेकिन सर उस बाज़ारवाद की दुनिया में थोड़ा सा ईमानदारी, नीयत, ये भी ज़रूरी है ना। तो इसीलिए आप कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना, नहीं तो मैं पीडीएफ फॉर्मेट लगा के पढ़ा सकता हूँ, वो बहुत इजी काम है, वो तुम भी पढ़ा लोगे, है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट सीखने आना, पीडीएफ के लिए मत आना, पीडीएफ इन द सेंस फैक्चुअल चीज़ों के लिए मत आना, है ना। बताना कैसा सेशन लगा। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।